Hi friends, welcome back. How Ram Mandir was made with 0 rupees. ओ हो, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रही हूँ यही तो मतलब कमाल की बात है कि गवर्नमेंट ने एक 0 पैसा rupees नहीं, of government। हाँ, एक पैसा नहीं खर्च किया, सारा लोगों ने डोनेशन से दिया है, अपनी श्रद्धा से दिया और इतना दिया है कि इतना ब्यूटीफुल, इतना भव्य, इतना मैग्निफिसेंट। मेरे ख्याल से अभी आधा यूज हुआ है। हाँ, अभी तो तो वही तो कह रहे हैं। ये है कमाल, ये है खासियत। तो चलो शुरू करें। राम मंदिर केस इंडिया के इतिहास का दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट चलने वाला केस, जो केस पिछले 500 सालों से चल रहा है। क्या आप जानते हो, पिछले सिर्फ 40 दिनों में यह केस सॉल्व हो गया कुछ एविडेंसेस के बेसिस पर। आखिर कौन से एविडेंसेस थे वो, जिन्हें कोर्ट में जैसे ही प्रेजेंट किया गया, सिर्फ 40 दिनों के अंदर यह ऐतिहासिक और कंट्रोवर्शियल केस हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अपने फर्स्ट हियरिंग में एग्जैक्टली 14 अक्टूबर 2019 की डेट देकर कहा था कि हम इस दिन इस केस को फाइनली कंक्लूड कर देंगे। इसके पीछे के रीजंस काफी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 2 स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की वजह से ये हो पाया। एंड माइंड यू, इन एविडेंसेस में ये वो शामिल है जो उसमें से निकली थी, ब्रिक्स या पत्थर लिखा एक्सेप्ट किया है कि यस, वहां पर हिस्टोरिकली राम मंदिर मौजूद था। दूसरा क्या एविडेंस? सो फाइनली इन एविडेंसेस की वजह से राम मंदिर तो बन गया, लेकिन इस पर ऑपोजिशन और कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि देश के पैसों की टोटल बर्बादी है। इनफैक्ट बिहार तो हमारे देश की टोटल बर्बादी है। यादव जी ने तो मंदिर को वेस्ट ऑफ मनी प्रूव करते हुए कहा कि भूख लगने पर, बीमार होने पर आदमी कहां जाएगा? मंदिर में। उल्टा मंदिर में तो दान देना पड़ता है। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दान देना पड़ता है। बेसिकली इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने में पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन डू यू नो, इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है कि इस मंदिर बनाने में सरकार की जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो कह रही हूं, लोगों को ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे तो फिर डोनेशन के पैसों से बना होगा। नहीं, डोनेशन का भी 1 रुपया यहाँ पर खर्च नहीं है। तो आखिर राम मंदिर बना कैसे? राम मंदिर ट्रस्ट ने ना एक सिंपल बट एकदम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यूज की, जिसे आगे मैं डिस्कस करूंगा, और इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये सब समझने के लिए हमें कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। इस पूरे 500 साल के लीगल जर्नी को मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको राम मंदिर केस स्टार्ट टू एंड समझ आ चुका होगा। सो इस केस की प्रॉपर क्लैरिटी के लिए ना, मैंने इस पूरे राम मंदिर जन्मभूमि कोर्ट केस को 3 मेजर टाइमलाइंस में डिवाइड किया। सो शुरुआत करते हैं पहले टाइमलाइन से, जो है 1528 से 1947। सो साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को यह ऑर्डर दिया कि वो अयोध्या में मौजूद राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाए, और उसी राम मंदिर को तुड़वाकर जो मस्जिद बनी थी उसे बाबरी मस्जिद नाम दे दिया गया। बट कई लिटरेरी सोर्सेज के हिसाब से वहां के लोकल्स बाबरी मस्जिद के बाहर उस सेम जगह पर, जिसे राम चबूतरा कहते हैं, वहां पर राम भगवान की पूजा फिर भी किया करते थे। इसी को लेकर वहां पर कई छोटे मोटे रायट्स हिस्टोरिकली होते आए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही जगह पर दोनों रिलीजियंस पूजा कर रहे हैं। बट 1853 से 1859 के बीच इन 6 सालों में ये रायट्स काफी ज्यादा वायलेंट होने लग गए थे। इतने वायलेंट कि इतने सालों से इस इशू को इग्नोर कर रही ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसमें खुद इंटरवीन करना पड़ा। सो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले बाबरी राम मंदिर एरिया को अपने कंट्रोल में लिया। फिर दोनों पार्टीज में एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया। उन्होंने मंदिर एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला बाबरी मस्जिद वाला हिस्सा मुस्लिम्स को सौंपा गया, और दूसरा सीता रसोई और राम चबूतरे वाला हिस्सा हिंदूस को दे दिया गया, जहां पर हिंदूस ऑलरेडी पूजा भी किया करते थे। और दोनों साइड्स के बीच में उन्होंने फेंसिंग करवा दी। अब इस सेटलमेंट से भी लोग खुश नहीं थे, स्पेशली हिंदूस, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ऐसा ही था तो इसका मतलब तो यह हो जाएगा कि हिंदूस को एक खुले मैदान में भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हिंदूस के पर्सपेक्टिव से ये पीस एग्रीमेंट की जगह पर एक कॉम्प्रोमाइज ज्यादा था, और इसीलिए वहां पर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। इनफैक्ट कुछ छोटे मोटे लीगल केसेस भी वहां पर लड़े गए। लेकिन देश के आजादी के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के बीचों बीच राम भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी, और अगले ही दिन से
लोगों ने वहां पर पूजा करना भी शुरू कर दिया। इससे दोनों पार्टीज के बीच में वापस से एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट इतना वायलेंट था कि मजबूरन यूपी गवर्नमेंट को उस साइट को कंप्लीटली सील करना पड़ गया और उसके बाद से राम जन्मभूमि में एंट्री सभी के लिए एकदम बैन हो गई। अब ये बैन दिसंबर 1949 में लगा ही था कि इसके 12 दिनों बाद यानी कि 5 जनवरी 1950 में महंत रामचंद्र दास जी ने फैजाबाद कोर्ट में ये अपील करते हुए केस फाइल किया कि उनका राइट टू वर्शिप, ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब ये केस कोर्ट में चल ही रहा था कि फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा, जो कि हिंदू साधुस का एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी ये कहते हुए केस फाइल कर दिया कि अयोध्या की लैंड का पोजेशन उनको पूजा करने के लिए मिलना चाहिए। और फिर 1961 में उसे काउंटर करने के लिए मुस्लिम साइड से भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक कोर्ट केस फाइल कर दिया। उनका दावा यह था कि उन्हें यह लैंड मिल जाना चाहिए क्योंकि इस पूरे लैंड पर एक मस्जिद था, तो वक्फ बोर्ड ही उस लैंड के ओरिजिनल ओनर्स हुए। ऑल इन ऑल इस मुद्दे को लेकर छोटे मोटे केसेस तो चल ही रहे थे, लेकिन मेजरली कोर्ट में अब 2 हिंदू पक्ष थे और एक मुस्लिम पक्ष, और दोनों साइड्स वहां पर अपने धार्मिक स्थल बनाना चाहते थे। और फिर इसी मतभेद में सालों बीत गए, कोर्ट में लड़ाई चलती रही, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो पाया। बट 1985 में इस केस में एंट्री हुई एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व हिंदू परिषद की। इन्होंने भी राम मंदिर के लिए फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके बाद फैजाबाद कोर्ट ने राम मंदिर से जुड़े सारे केसेस को एक साथ क्लब करके एक जॉइंट वर्डिक्ट इशू किया, जिसके तहत 1986 में कोर्ट ने हिंदूज को उसी जगह पर वर्शिप करने की परमिशन दे दी। अब कोर्ट के इस वर्डिक्ट से नेचुरली दूसरी साइड नाराज हो गई और इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ग्रुप बाबरी एक्शन कमेटी बनाया। इस ग्रुप ने कोर्ट के इस डिसीजन को चैलेंज किया और फिर से एक कोर्ट केस फाइल किया। फिर इसी नए कोर्ट केस के रिटेलिएशन में 1989 में एक और एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन राम लल्ला विराजमान ने भी केस फाइल किया। सो अब तक हिंदू साइड में 4 मेन पिटिशनर्स थे और मुस्लिम साइड में 2 मेन पिटिशनर्स, और यहां तक ये बैटल इंटेंसली कोर्ट में चल ही रहा था। बट 1990 की शुरुआत में ये बैटल कोर्ट से निकलकर अनफॉर्चुनेटली रास्ते, ये तो मुझे याद है। सो हुआ कुछ यूं, 1990 में एक बड़े लीडर LK अडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में देश भर से लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे थे। अब ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती उसके पहले ही वहां की सिचुएशन काफी टेंस हो गई, और इसी सिचुएशन को देखते हुए 1991 में यूपी गवर्नमेंट ने इस पूरे राम जन्मभूमि लैंड का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और एरिया सील करवा दिया। सो यस, एक बार फिर से दूसरी बार इतिहास में बाबरी राम जन्मभूमि लैंड को सील करके वहां पर एंट्री बैन कर दिया गया। बट इस बार इसका इंपैक्ट काफी खतरनाक होने वाला है। सो इस बैन के बाद हुआ यूं कि 6 दिसंबर 1992 को देश भर से हजारों की संख्या में लोग अयोध्या राम जन्मभूमि में जमा हुए और उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। ये मूव बेसिकली गवर्नमेंट के एंट्री बैन का एक रिपल इफेक्ट था। अब ये होते ही पूरे देश भर में जगह जगह पर कम्युनल रायट्स होने लगे, और 1992 के इनफेमस मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट भी इसी का ही एक रिएक्शन था। ये वही बॉम्ब ब्लास्ट है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मेजर हाथ था। इसके बाद भी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ। आने वाले सालों तक ऐसे कई रायट्स पूरे देश भर में चलते रहे, जिसमें 2002 के इनफेमस गोधरा रायट सबसे मेजर थे। अब बाबरी के डेमोलिशन के बाद देश की रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टीज ने दोनों साइड्स के बीच मीडिएशन करने की भी कोशिश की, बट किसी भी साइड ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहा और वो सभी कोशिशें नाकामयाब रही। इसी दौरान यानी कि साल 2002 में फैजाबाद कोर्ट से राम जन्मभूमि केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 बेंच जजेस ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइट को सर्वे करने के ऑर्डर्स दिए और उन्हें ये बात पता लगाने के लिए कहा कि क्या वहां पर वाकई में मंदिर था। कितने सालों पहले हो जाना सालों चाहिए के इन्वेस्टिगेशन के बाद ASI का सर्वे पूरा हुआ और उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। इसी ASI रिपोर्ट को साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेफर करते हुए एक प्रोमिनेंट वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने कहा कि ASI के हिसाब से जो उन्हें वहां पर एविडेंसेस मिले हैं, उससे ये निर्णय लिया जा सकता है कि उस जमीन पर वाकई में पहले राम मंदिर मौजूद था। लेकिन ये मुद्दा यहाँ पर भी कोर्ट के डिसीजन के बाद खत्म नहीं हुआ, अभी तो बल्कि शुरुआत थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया कि उस लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे आप इस मैप में देख सकते हो, पहला लैंड पार्ट जहां पर भगवान राम की मूर्ति थी उसे राम लल्ला विराजमान को दिया गया। दूसरा भाग यानी कि सीता रसोई, भंडारा और राम चबूतरा
को निर्मोही अखाड़ा को दिया गया और बची सारी जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी गई। बट एक उनको बार किस फिर बात से की दी? कोई भी साइड हाई कोर्ट के और ये orders क्या से बंटवारा कर नहीं दिया? था। और इसीलिए इस बार सारे पार्टीज ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही अपील कर दी। अच्छा। और इसी मुकाम पर राम जन्मभूमि के अब पूरे सब कुछ इतिहास में इकट्ठे था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट Big की victory। एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को होल्ड पर डाल दिया, बट कई सालों तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं वही हुई। तो। लेकिन फिर उसके बाद 2016 में एंट्री हुई देश के एक प्रोमिनेंट लॉयर सुब्रमण्यन स्वामी जी की। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए केस फाइल कर दिया और इनके केस फाइल करते ही बस एक ही साल में सुप्रीम कोर्ट में वाह। 32 नए अपील्स फाइल हुए। इस प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि केस पर डेफिनेटली 2019 से सुनवाई शुरू होगी और एक ही साल बाद फाइनली वो दिन आ गया। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजेस की बेंच को अपॉइंट किया। ये जजमेंट हिस्टोरिक होने वाला था क्योंकि ना सिर्फ एक 500 साल पुरानी केस सॉल्व होने वाली थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक स्ट्रेटेजी मोल्डिंग रिलीफ प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। मोल्डिंग रिलीफ में बेसिकली कोर्ट्स दोनों पार्टीज से पूछती है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या मिलने पर वो मानेंगे कि हाँ उन्हें जस्टिस मिला। इस केस में भी सेम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड्स को पूछा कि क्या मिलने पर वो इस मुद्दे को यहीं पर खत्म कर देंगे। इस पे दोनों साइड्स ने अपने अपने डिमांड सबमिट किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो अब से ठीक 40 दिनों में यानी कि 14 अक्टूबर को इस 500 सालों से चल रहे केस का फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसे कौन से प्रूफ्स थे जिनकी वजह से ये 500 साल पुराना केस सिर्फ 40 दिनों में ही खत्म हो गया। वेल, ये प्रूफ्स अपेरेंटली इतने स्ट्रॉन्ग थे कि जजेस को भी अपना वही तो जजमेंट बताओ। राम मंदिर के फेवर में ही देना पड़ा। अब पता इन प्रूफ्स को अच्छे से समझने के लिए ना हमने सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजेस वाले अयोध्या वर्डिक्ट का कंप्लीट डीप एनालिसिस किया, जिसके बाद हमें यह पता चला कि अयोध्या केस जीतने में एएसआई द्वारा प्रोड्यूस किए हुए एविडेंसेस वो तो का है। मेजर रोल था। वो तो नहीं सो है। एएसआई ने टोटल 533 एविडेंसेस दिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए थे। अब हर एक पीस ऑफ एविडेंस को तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना Main पॉसिबल बताओ। नहीं है, बट एग्जैक्टली वो मेन कौन से एविडेंसेस थे जिनके वजह से आज अयोध्या में राम मंदिर बना, ये आपको इजीली समझाने के लिए हम उन सारे एविडेंसेस को 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी एक्सकेवेशन और सेकेंड कैटेगरी लिटरेरी सोर्सेस। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सकेवेशन की, जो जिसके निकला। 5 मेजर प्रूफ्स को क्या था? सुप्रीम वही कोर्ट मुझे ने पता करना। अयोध्या वर्डिक्ट के लिए प्रोमिनेंटली कंसिडर किया। प्रूफ नंबर 1, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। ये है विष्णु वही। हरि इंस्क्रिप्शन, जो कह रहे थे तो डाला होगा। एएसआई को बाबरी मस्जिद के निचले ढांचे से मिला था। अच्छा, इस निचले इंस्क्रिप्शन ढांचे से। स्टोन में टोटल 20 लाइंस में हिंदू वर्सेस लिखे हुए थे। जब एएसआई ने इसकी रीडिंग की तो इस इंस्क्रिप्शन के 19th लाइन में ये क्लियरली मेंशन था कि ये मंदिर है उस राजा का जिसने 10 सिर वाले राक्षस को मारा था। अब आई नो ये किसी को एक्सप्लेन करने की और जरूरत नहीं नहीं तो है क्या? कि वो 10 सिरों वाला राक्षस कौन कौन था था? और उसे मारने वाला राजा कौन कौन था। था? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रूफ को प्रोमिनेंटली और कंसिडर नहीं तो किया। क्या? प्रूफ नंबर 2, हिंदू बेल इन अ मॉस्क। ये ओह, देखो, ये ये बेल मेरे को मॉस्क के पिलर में बंधी हुई थी। शॉकिंग राइट? ये उतना ही शॉकिंग था सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। जब एएसआई ने जजेस को ये बताया कि इस्लाम में आरती और उसमें यूज होने वाले बेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ही है, नहीं है। जबकि हिंदुइज्म में बेल काफी के तो- इंपॉर्टेंस हाँ, बेल के बिना पूजा होती नहीं है हमारी हर तो। मंदिर में दिखने मिल जाएगा। हाँ। तो इस प्रूफ को भी सुप्रीम सबसे कोर्ट important को तो पहले consider बेल करना जाके पड़ा। अंदर Proof enter number करते हैं 3, हम तो। पिलर्स विद कलश स्कल्पचर। अब ये तो अगला देखो। प्रूफ कुछ ऐसा दिखने वाला कलश है जो बाबरी के पिलर्स में बनाया हुआ था। और देखा? पूरे मस्जिद वही में तो। ऐसे इन टोटल 12 पिलर्स थे जहां पर हिंदू देवी देवताओं के डिजाइन्स और उनसे रिलेटेड स्कल्पचर्स मिले, जिनका डायरेक्ट लिंक 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के राम जन्मभूमि मंदिर से था। प्रूफ नंबर 4, मस्जिद डोम हैड लोटस। सिर्फ पिलर ही नहीं, बाबरी मस्जिद के मेन डोम के सेंटर में भी कुछ ऐसा दिखने वाला मतलब लोटस अंदर बना की हुआ था। साइड। अगेन ये आप जानते होंगे कि लोटस हिंदुइज्म में स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट से जोड़ा जाता है। इवन गॉडेस लक्ष्मी भी लोटस पर ही वास करती है होता है। और भगवान विष्णु भी लोटस पर ही विश्राम करते हैं। पांचवा और एक ऐसा प्रूफ जिसको कोई भी आम इंसान क्या? आसानी से देखकर बता सकता था, वो है ये
बाबरी मस्जिद का मेन गेट, जिसके आर्क्स पर क्लियरली श्री राम जन्मभूमि मंदिर लिखा हुआ था। सो ये सब तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हुए उसके आर्कियोलॉजिकल बावजूद एविडेंसेस पागल थे, इतने जो साल खुदाई तक हम या struggle करते डेमोलिशन रहे। के बाद एएसआई को मिले थे। बट अब बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस की, जिसके प्रूफ्स मोस्टली नॉन हिंदू सोर्सेस से लिए गए थे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुगल्स और ब्रिटिशर्स के ही स्क्रिप्चर्स पुराने को यहाँ टाइम पर के। कंसिडर करके डिसीजन लिया। सो स्टार्टिंग विद प्रूफ नंबर 1, गुरु नानक जी की बायोग्राफी जन्म साखी। इसमें गुरु नानक जी अपने डिसाइपल मर्दाना को बताते हैं कि जब साल 1500 में वो अयोध्या आए थे, तब उन्होंने अयोध्या की सरयू नदी में नहाकर राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किया था। प्रूफ नंबर 2, तुलसीदास जी की बुक तुलसी दोहा शतक। तुलसीदास जी इसमें बताते हैं कि साल 1528 के गर्मी के मौसम में कुछ बाहर से आए फॉरेन इन्वेडर्स ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया, और इसी दौरान इन्वेडर्स ने वहां के कई हिंदुओं को जान से मार डाला। देखा? प्रूफ कि वहां पर मंदिर था। प्रूफ नंबर 3, फॉरेन ट्रैवलॉग। कोर्ट में सिर्फ इंडियन लिटरेरी प्रूफ्स को ही कंसिडर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विलियम फिंच और टिफिन थैलर जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग्स, यानी कि जैसे आज घूमते समय लोग ट्रैवल व्लॉग्स रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही पहले के ट्रैवलर्स लिखते अपने थे। ट्रैवलिंग के दौरान अपने ऑब्जर्वेशंस को बुक में लिखा करते थे। इन्हीं ट्रैवलर्स में से एक थे ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच, जिन्होंने अपनी बुक अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया 1583 से 1619 के बीच में लिखी है। और जब वो 1608 में अपने अयोध्या विजिट के लिए गए, तो उन्होंने ये मेंशन किया कि वो एक रामकोट नाम की जगह पर गए, और तब उन्होंने देखा कि वहां पर रामचंद्र का कैसल यानी कि महल हुआ करता था, जिसके कुछ अवशेष अभी भी बचे थे। विलियम फिंच भी ये मेंशन करते हैं कि आज भी कुछ ब्राह्मण्स वहां पर परिक्रमा करते हैं, और सेम कुछ इसी टाइप का मेंशन एक ऑस्ट्रियन ट्रैवलर टाइफिन थैलर ने भी अपने ट्रैवलॉग में किया है कि मुगल्स ने सरयू रिवर बैंक पे सिचुएटेड मंदिर को तोड़ा था, जहां अभी भी हिंदूज द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। प्रूफ नंबर 4, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश रूल के टाइम एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने अवध प्रोविंस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा है कि अयोध्या में जन्म स्थान वाले जगह पर एक बड़ा मंदिर हुआ करता था, जिसके कॉलम्स को यूज करके बाबरी मॉस्क बनाया गया। इवन साल 1886 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जज कर्नल जेईए शैमियर के पास एक केस आया, जिसमें महंत रघुबीर दास जी ने उनसे ऑलरेडी पूजा हो रहे जगह पर मंदिर बनवाने की रिक्वेस्ट की। इस रिक्वेस्ट पर जज शैमियर ने खुद पर्सनली वहां पर जाकर जांच की, जिस जांच के ऊपर उन्होंने ऑफिशियली लिखा भी है कि अनफॉर्चुनेटली मस्जिद हिंदूज के सेक्रेट जगह पर बनाया गया है। अब बात करते हैं प्रूफ नंबर 5 की, मुगल बादशाह औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर के द्वारा लिखा गया लेटर। साल 1707 में औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर ने मुस्लिम राजाओं को ऑर्डर दिया कि वो हिंदूज के ऊपर एग्रेसिवली जिजिया यानी रिलीजियस टैक्स अप्लाई करें और उनकी मूर्ति पूजाओं को रोके। कुछ उस तरह से जैसे मुगल राजाओं ने 3 मेजर मंदिर जैसे अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण मंदिर को तोड़ा था। इस लेटर के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को मुगल एरा के इस्लामिक राइटर नसीर बहादुर की बुक सहीफा ए चहाल में मिला। इस तरह के टोटल 533 एविडेंसेस, प्रूफ्स सुप्रीम कोर्ट को दिए गए, जिसे 500 साल तक कंसिडर नहीं दिख करते रहे थे हुए ना ये एट सब। द एंड सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर बनाने के फेवर में डिसीजन दिया। इवन एट प्रेजेंट भी मंदिर बनाते टाइम जब फाउंडेशन के लिए खुदाई की जा रही थी, तो ऐसे टाइप के ढेरों आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर्स मिले हैं जो ये सब हिंदुइज्म म्यूजियम से बनाए रहे ना, ये इनको अब उसमें सरकार दिख अयोध्या में बनने वाले म्यूजियम में देखा? रखने वाली वही मैं कह रही हूं। अब यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये 500 साल पुराना केस क्लोज ही हुआ था कि एक नई कंट्रोवर्सी आ गई, क्या? जो एट प्रेजेंट राम मंदिर बन रहा है, इसको अब रूलिंग पार्टी के ऑपोजिशन वाले वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं। बोलते भूख रहे लगेगा तो मंदिर तुम जाइएगा। वेस्ट ऑफ लेकिन यहाँ लाइफ। पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो शायद वो मिस कर रहे हैं कि इस मंदिर को बनाने के पैसे ना तो लोगों से आए और ना ही सरकार से। तो अब सवाल आता है कि फिर ये मंदिर बना किसके पैसे से? वेल, प्रोमिनेंट हिंदी न्यूज आउटलेट अमर उजाला में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर बनाने का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट पहले 900 करोड़ रखा गया था, बट लोगों के थ्रू 3600 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन आ गया, तो वही तो। जिसकी वजह से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने पैसे बड़े ही स्मार्टली 3 बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इंटरेस्ट बोल रहे होंगे, जो पैसा क्या इंटरेस्ट से ही बन गया होगा। जो भी है। हाँ, तो Trust डोनेशन के से ही है। donation इन्हीं वही बैंक्स तो में रखे फिर गए ऐसे कैसे बोल पैसों रहे हैं? से जो इंटरेस्ट आया, उसी ब्याज से ये पूरा मंदिर तो पर वो बना तो हुआ है। उसी से और आया इसी ना, वजह donation से ना आया। यहाँ पर सरकार के पैसे यूज हुए हैं और ना ही डोनेशन के पैसे। बट सब आज जो भी donation का ही interest है। वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं, असल में इस मंदिर से देश की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा वो तो है। पैसा आने वाला है और आना शुरू भी हो चुका है। राम मंदिर की वजह से अयोध्या में आज 5 स्टार होटल्स जैसे ताज, रेडिसन, आईटीसी बहुत सारे बनेंगे, देखते जाओ। कॉन्फेडरेशन ऑफ मैं ऑल बता रहा इंडियन हूँ, ट्रेडर्स का एस्टिमेट है
कि राम मंदिर के वजह से अयोध्या में 1 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट होने वाला है, एक इकोसिस्टम सबको नौकरी मिलनी है, वहां जितने भी रह रहे हैं। रिसेंटली पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के पहले ही अयोध्या में 20,000 लोगों को ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब मिल अभी तो बहुत होगी। इनफैक्ट मैं भी जब इस मामले में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो आई वॉज शॉक्ड। 22 जनवरी के दिन शायद ही अयोध्या के कोई भी होटल में 1 नाइट स्टे का रेट 20,000 रुपए से कम है। आज इस मंदिर के कारण अयोध्या में एयरपोर्ट, हाईवेज जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी बने, जिससे उस रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। भाई जो इंटरेस्ट है वो भी डोनेशन के पैसों से है। अगर वो डोनेशन नहीं होती तो वो इंटरेस्ट नहीं होता, और वो इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर वो यूज नहीं होता। तो मेन यही है कि ये सब लोगों ने, जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने दिया है अपनी श्रद्धा से, और उससे ये भव्य मंदिर बना है। और इतना गुस्सा आता है इस देखकर कि सच्चाई के पथ पे चलते हुए इतनी स्ट्रगल्स हमें मिली हैं कि इवेंचुअली, मतलब प्रूफ सारे हैं। जो आप पहले से ही स्टडी अगर कोई करना चाहता तो वो पहले ही ये करके, बहुत पहले ही इसको सॉल्व कर सकते थे। भैया तुम उस खुदाई करके देखो, तुम प्रूफ्स देखो, पिलर्स को स्टडी करो। ऐसी चाहती नहीं थी कुछ ऐसा हो। मतलब प्रूफ आंखों के सामने होकर भी पट्टी बांधकर एक ग्रुप ऑफ लोगों को, हिंदूज को इतना तंग किया गया, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा था, जबकि सामने दिख रहा है कि सच्चाई क्या है। ये देखो, ये सब सेंटिमेंट देख के मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब दोबारा पावर में आ पाएगी। होनी भी नहीं चाहिए। मूर्ख होंगे लोग जो लोगों ने इतना देखा है कि उन्होंने इतना, मतलब कह सकते हैं, मैनिपुलेट किया था लोगों को कि आई डोंट थिंक कितना बेवकूफ बनाया हुआ था, कितना बेवकूफ सेकुलरिज्म कर करके दिमाग खराब करके बताया हुआ था। मुझे तो ठीक है नहीं, पर वो गलत करके दिखा रहे थे। उन्होंने ये दिखाया हुआ था कि हिंदूज दबे रहे, भैया वो अपनी आवाज सच्चाई के लिए खड़े ही ना हो, ये करा हुआ था। उनको ये समझ नहीं था कि हर रिलीजन को अपने इक्वल नहीं किया हुआ था, वर्शिप करने दो, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, ये नहीं कि रिस्पेक्ट नोबडी। और जो सच है, जो सब इंसाफ मिलना चाहिए, ये जस्टिस मिलनी चाहिए। और अब तो ये सब देख के मेरा तो ये है कि हर एक जहां पे मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, वापस वहां पे मंदिर बननी चाहिए। कोई आपसी वो जैसे कहते हैं ना, नहीं आप आधा ले लो, आप वो ले लो, कुछ नहीं। जहां मंदिर था वहीं बने, वो ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी जब वो बोल रहे थे ना कि कोर्ट में आप क्या चाहते हो कि मतलब कुछ बात बीच की बना लें, कोई बीच की नहीं। जो ठीक है, जो सच्ची बात है, वो होनी चाहिए कि जहां पहले जो था वो ही बनेगा, और पूरे इलाके में बनेगा, बीच का कोई नहीं होगा, पूरा जस्टिस वही होती है। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।